बिहार की प्रिय धरती, उसमें ढाका, पूर्वी चंपारण का हिस्सा, इतिहास के पन्नों में हमेशा इसकी चर्चा होती है। आज हमारे बीच में वहाँ उपस्थित जिला अध्यक्ष श्री राजेश तिवारी जी, पूर्व विधायक एवं ढाका के पूर्व प्रत्याशी भाई पवन जायसवाल जी, जिला महामंत्री दिलीप श्रॉफ जी, मंडल अध्यक्ष श्री नागमणि सिंह जी, ढाका मंडल के अध्यक्ष भाई अंबिका सिंह जी और नगर अध्यक्ष पप्पू पटेल जी, मंडल अध्यक्ष भाई अजय शर्मा जी, अरुण पांडे जी और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे नेता और हमारे मित्र और हमारे गार्जियन और आपके सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री भाई राधा मोहन सिंह जी, बिहार के प्रभारी भाई भूपेंद्र यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और अभी इस अनोखे प्रयास में आपके साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र के सभी मंच मोर्चा के अध्यक्षगण, सभी नागरिकगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मुझे लगता है कि कुछ जनता दल यूनाइटेड के भी लोग जो सरकार में सम्मिलित है वो भी कहीं ना कहीं होंगे, और सप्तऋषि जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और हजारों की संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता ढाका विधानसभा की इस व्यवस्था में और गांव-गांव तक जुड़ करके जो आज की तैयारी में भाग ले रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। कल 25 जून है और 1975 में ये दिन भी जहां लोकतंत्र और भारत की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई और उस पावन गांधी के उस पावन धरती से लेकर के 25 जून कल होने वाला है, जब भारत का लोकतंत्र एक बार के लिए बक्से में बंद कर दिया गया, सबके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। वो दिन काला दिवस कल का है, लेकिन वहाँ से बढ़ कर के आज हम पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो भी अपनी पूरी ताकत से, बहुमत से देश की सरकार बनी। 2014 में हम 282 की बहुमत से जीत के आए और पहली बार भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तौर से बना, बहुमत की सरकार। और हम सब ने अच्छा काम किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छा किया, हमारी राज्य सरकारों ने काम किया, लोगों ने भरोसा जताया, और उसका परिणाम हुआ कि हम दोबारा जब 2019 का चुनाव हुआ तो अपनी पहली बार पूरी ताकत से 303 की संख्या में आए और एनडीए के साथ 353 में, और ये पूरा का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और ऐसा क्या है कि देश में लोगों की आस्था निरंतर बनी हुई है नरेंद्र मोदी के प्रति? कुछ कारण तो ज़रूर होंगे। नेतृत्व, सबल नेतृत्व, जो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सबसे लंबे काल के लिए मुख्यमंत्री रहा हो एक प्रदेश का, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बना हो, ये समीकरण शायद देश ने कभी नहीं देखा है। और जिस ताकत के साथ आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन कामयाबी का रास्ता तय करना है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक से जा रही है कि नहीं। तो कुछ निर्णय संक्षिप्त में कि आखिर 5 साल की कार्य अवधि का तो हमें परिणाम मिला, और उसके बारे में हम 1 साल के कार्य अवधि के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, आज का ये प्रयास जो है, हमको याद है जब हम पहली बार चुनाव लड़ने गए थे और उस समय 25-26 साल का आयु था, तो उस समय जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते थे तो मुझे याद है कि कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत से कार्यक्रम की तैयारी करता था। तो कार्यक्रम की तैयारी होता था, एक चौकी लगा दिया जाता था, मुझे आज भी याद है वो, अगर फ़ोटो आपको मैं थोड़ी देर के बाद दिखा सकूंगा। उस समय मैं चंद्रशेखर जी के साथ काम करता था और उस समय चौकी लगा दिया जाता था। शाम होते ही गांव का 2 बड़ा पेट्रोमैक्स, अब तो कोई पेट्रोमैक्स की चर्चा नहीं करता है, और फिर ताकत हो, अगर गले की ताकत हो तो लोगों को संबोधित कर दीजिए, अगर गांव का कोई लाउड स्पीकर हो, बाजा हो,
तो बैटरी लगा करके एम्पलीफायर, वो छोटा सा लड़का जो आता था अपने साइकिल पर एम्पलीफायर और बैटरी लेके आता था, और उसके बाद हम लोगों की सभा हो जाती थी। मुझे तो याद है कि तरैया में जब मैं पहली बार विधायक बना, तो उसके पहले एक कार्यक्रम में एक बार देश के प्रधानमंत्री उस समय जो बने आगे, उनके साथ मेरा कार्यक्रम था, चौकी पर था, चौकी और पेट्रोमैक्स। और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग वीडियो दिखाना शुरू करते थे गांव में, जहां आप नहीं पहुंच सकते थे। टेलीविज़न का दौर आया, और उसके बाद चुनाव प्रचार की व्यवस्था बदलती चली गई। वहाँ से फिर नेट कनेक्टिविटी बढ़ा, फिर आज हम सोशल मीडिया के इस नेटवर्क पर, हम इस नेट पर आज आपको संबोधित कर रहे हैं। शायद हो जाता चुनाव का माहौल और हो जाता, समय निकल जाता, हम लोग मिस करेंगे हेलीकॉप्टर का यात्रा। सब लोग, आप लोग हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में, आधी जनता तो हेलीकॉप्टर देखती थी, आधी जनता अपने अपने जातीय समीकरण के हिसाब से उस कार्यक्रम में लोगों को जुटाया जाता था। क्षेत्र चुना जाता था कि किस जाति का किस जगह प्रभाव है, उस नेता को वहाँ भेजा जाता है। मुझे लगता है कि नए तकनीक ने इस रास्ते में एक नया परिवर्तन किया है कि अब मूल रूप से ये आवश्यक नहीं होगा कि जाति क्या है, धर्म क्या है, लेकिन पार्टी का सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सीधे तौर पर आपको परखने का, और हमारे कार्यकलाप का, हमारे बिहार की सरकार के कार्यकलाप का, हमारे देश की सरकार के कार्यकलाप का, हमारे मंत्रियों के कार्यकलाप का, चाहे वो माननीय नंद किशोर यादव जी हो, मंगल पांडे हो, प्रेम कुमार हो, और जो पूरा का पूरा राणा रणजीत सिंह जी हो, और बाकी बहुत सारे जो नेता हमारे पार्टी में काम करते हैं, उनके नेतृत्व की भी क्षमता, उनके काम करने की शैली, और साथ साथ प्रदेश में संगठन। मुझे याद है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने वाला व्यक्ति का नाम है, पहली बार जब मैं विधायक रह चुका 5 साल, और उसके बाद मैं असंबद्ध विधायक था बिहार विधानसभा में, तो राधा मोहन सिंह कैलाशपति मिश्रा जी ने मुझे ढूंढ के निकाला। आप सब लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जिसने मुझे ढूंढ के निकाला भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के लिए, उस व्यक्ति का नाम माननीय माननीय कैलाशपति मिश्रा जी था। वो लोग उस जमाने के लोग थे जो कार्यकर्ता को ढूंढते थे, तराशते थे और देश की सेवा में लगाते थे। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे घर से ले जा करके 25 पैसे वाला मेंबर बनाने वाले व्यक्ति राधा मोहन सिंह जी थे, जिन्होंने मुझे पार्टी में सम्मिलित किया। और उसके बाद वहाँ से लेकर के छपरा के लोकसभा चुनाव में बिहार के राजनीति के बहुत उथल पुथल रहे हैं, और उस उथल पुथल में छपरा की भी राजनीति रही है। कभी कोई कल्पना नहीं किया किसी ने कि छपरा की भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है। 1996 में 10,000 से, 98 में हारने के बाद 99 में 12,000, 15,000, 30,000। लेकिन इस बार जो मैं 6ठी बार चुनाव लड़ने गया, मेरा टोटल लोकसभा राज्यसभा मिला के जो टर्म है, लगभग 6 टर्म है और 1 विधानसभा, तो मोटे तौर से 25 साल का राजनीतिक यात्रा। अब तो रिटायरमेंट का भी समय है, अगर देखा जाए 60 वर्ष की अवधि में लोग सरकारी सेवा से रिटायर करते हैं, लेकिन पार्टी में सेवा करने का हम सब लोगों को मौका मिलता है। और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जो 18 करोड़ लोग जो कार्यकर्ता हैं, उस 18 करोड़ में मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं। और यही एक राजनीतिक पार्टी है जहां हम बार बार जो कहा करते थे, आजकल कम कहते हैं, कि चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हो सकता है कि ढाका में बैठा हुआ अभी कोई नौजवान जो मेरी बात सुन रहा हो, वो भी अपने मन में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, देश में सरकार में शामिल होने का सपना देख सकता है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार ताली बजा दे, तो ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग। धन्यवाद, स्पष्टता है, ये बड़ा ज़रूरी है, धन्यवाद। और मुझे याद है जब हम विधायक बने तो एक बार दिल्ली में सांसद बन के आए थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही, बैठक था, उसमें कहा कि रूडी जी, जब आप पहली बार विधायक बने थे तो हमने अपने घर में एक आंसरिंग मशीन लगा दिया था। अब ये आंसरिंग मशीन वो था, विधायक बने थे, कुछ समझ में नहीं आता था, अनुभव भी कम था, तो उस फ़ोन बजता था घर में, तो उसमें से जवाब आता था कि अभी मैं व्यस्त हूँ, अगर आपको कोई ज़रूरी संवाद देना हो तो आप कृपया इस आंसरिंग मशीन में लिखवा दें। तो तरैया विधानसभा क्षेत्र था, लोग कहते थे कि रूडी जी वा घरे में बा, और कहता कि भाई हम बतियाएम ना। तो उसके कारण हम अगला चुनाव हार गए। लोग कहता कि आप अगला चुनाव क्यों हारे, तो अगला असली हार गए कि लोग कहता था घरे में बाड़े और कहते रहे कि हम नहीं खी, तो एक खातिर सब बड़ा संकट हो गया। अगला चुनाव हम 1995 में हार गए। तो देश के प्रधानमंत्री इस बात की भी चर्चा करते हैं कि रूडी जी उस चुनाव को हार गए। लेकिन देखिए वहाँ का छोटा सा तकनीक आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, और आज इसी
पूरे भारतवर्ष में तो आंदोलन हो गया वर्चुअल, और कोविड ने हम लोगों को जो कुछ भी सिखा दिया। कोविड ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिससे आपके घर तक बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारी माताएं होंगी। हालांकि मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन एक आकर्षण होता है कि चलिए एक नेता का भाषण सुने, और उसमें कई सारी बहनें घर में बैठ करके, कई बुजुर्ग जो घर में होंगे उनके बेटे ने अभी डाउनलोड कर दिया होगा फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, और सुना रहे होंगे देखा रूडी जी बोलता रहे, फलाना छपड़ा के नेता बढ़े, फलाना फलाना बढ़े। तो एक नया मनोरंजन, एक नया तरीका, एक नया रास्ता। और पहले तो एक बार याद आता है कि जब हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं तो पहले पटना से अमनौर मेरा गांव है, जाने में बस का 70 किलोमीटर जाने में बस का नाम था वन डे सर्विस। मेरी माँ सुबह जाती थी हार्डिंग पार्क से, वहाँ पहुँचती थी। आज हम 40 मिनट में पहुँचते हैं। तो तब का बिहार, 1990 का बिहार और आज 2020 का बिहार, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज पहले एक समय तो कहाँ किस दुकान पर जाकर के बैटरी चार्ज करके मोबाइल फ़ोन करें, आज हमारे यहाँ 365 दिन बिजली। और सारण के बारे में हम बताएं तो हमारे यहाँ 22 से 23 घंटा नहीं 24 घंटा बिजली रहता है। 180 मेगावाट बिहार का सबसे ज़्यादा खपत, और विकास का वो मानक है। कम से कम हमारी कमिश्नरी में 180 मेगावाट, यानी कि हमारे यहाँ 15,000 किलोमीटर एलटी लाइन है, 40 पावर सबस्टेशन है जो बिहार का सबसे ज़्यादा है, 5-10 और का निर्माण हो रहा है। जहाँ पहले 15 साल पहले 20 से 25 मेगावाट बिजली खपत होता था, वहाँ 180 मेगावाट प्रत्येक दिन का खपत है। तो वैसा ही मैं समझता हूँ मोतिहारी में भी, ढाका में भी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में भी विकास हुआ होगा, और आस्ते आस्ते हम लोग नए मार्ग पर आए हैं। तो आज ये वर्चुअल रैली अनुभव, पता नहीं आप मेरी बात सुन पा रहे हैं नहीं, क्योंकि नेताओं को आदत होता है कि एक थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी बात बोले, फिर ताली सुने, फिर कुछ चार्जिंग हो जाता है, फिर बोलते हैं, फिर चार्जिंग लेते हैं, फिर बोलते हैं। बट ये मौका हम लोगों का ध्वस्त हो गया है, क्योंकि पसंद आए ना आए, आप क्या रिस्पॉन्स है आपका, किस तरह से बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देश की सरकार ने, और उसके बाद हम बिहार तक आएंगे और आप लोगों से आह्वान करेंगे। तो हमें ये पता है कि आपका विधानसभा सीट आरजेडी के पास है और 19,000 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो आप चुनाव हारे। लेकिन आज हम पूरे भारत से आपको जोड़ेंगे, और भारत से जोड़ने के लिए पटना में भी हमारे वरिष्ठ मित्र लोग, कई लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। तो मैं इसकी शुरुआत ऐसे करूँगा कि 1 वर्ष के भीतर देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया। और हम लगभग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ पहले प्रवक्ता थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो मुझे टेलीविज़न पर जाने का बड़ा मौका मिलता था और मैंने सीखना शुरू किया। तो हमने लगभग 20 साल में अगर 1000 टेलीविज़न शो में गए होंगे तो 500 में या तो 370 का डिस्कशन होता था, या सिटीजनशिप एक्ट पर होता था, या राम जन्मभूमि पर होता था, या ट्रिपल तलाक पर होता था। और 1 वर्ष के भीतर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसी शुरुआत की कि जो वर्षों से ट्रिपल तलाक का जो विषय था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके लिए कानून बनाना था, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कदम उठा करके ट्रिपल तलाक का और देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ी राहत दी, जो शायद कभी ना होता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो। नारे लगाते लगाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उन नारों के साथ कश्मीर में जाते जाते, लड़ते लड़ते, लाल चौक पर, कश्मीर के उस चौक पर हम लोग झंडा फहराने जाते थे, डॉक्टर जोशी से लेकर के कई लोग ने, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस अभियान में रहते थे। और आज ये है कि आज 370 जिसे हटाने की बात 35 है, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता था, आज हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में उसको अचीव करके दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, और हम लोग अपने मैनिफेस्टो से सिद्धांत पर चलते हैं और कर दिखाया। लोगों ने कहा असंभव है, देश के प्रधानमंत्री ने असंभव को संभव करा दिया। अब तो कोई चर्चा भी नहीं करता है, अब तो कोई कहता भी नहीं है। पार्लियामेंट में 30 साल से हम लोग कानून बनाते थे और एक चीज़ लिखते थे कि ये कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। आप ऐसा सोचिए कि लोकसभा में वहाँ ऐसे लोग थे पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए, जिनको आप लोकसभा में वोट दे सकते थे, लेकिन उनको विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं था। और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते। तो कश्मीर हमारी बड़ी उपलब्धि हुई, और आज वहाँ पर जो हमारी सरकार है, लद्दाख एक अलग बना। लद्दाख के विषय में थोड़ा सा मैं और आऊँगा कि किस प्रकार से हम कामयाब रहे हैं और किस प्रकार ने चीन से हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता था कैसे लाएंगे, देश बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने हमारे जो अंग्रेजी में जो शब्द है परसिक्यूशन, उसमें रिलीजियस परसिक्यूशन में, चाहे वो अफ़गानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो,
या फिर पाकिस्तान में हो, वैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ईसाई जितने थे, क्रिश्चियन थे, उन सबको हम लोगों ने, जो भारत में आ चुके थे, यहाँ बस रहे थे, 60-70 साल थे, बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, उनको नागरिकता नहीं थी, भारत की सरकार ने सदन में कानून बना के उसको पारित किया, जो असंभव था। ये शायद आपके जीवन को प्रभावित न करे, लेकिन देश के लिए सबसे मजबूत कदम था। भगवान राम को तो हम लोग कोर्ट कचहरी में खड़ा करके बैठे हुए थे। हम बहुत धार्मिक उन्माद से बात नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी आस्था है, और मेरी माँ खूब पूजा पाठ करती हैं, सब लोग मेरे घर में बहुत आस्था के साथ करता है। हम थोड़े से ईश्वर और भगवान में खूब भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरे हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भैया हमारे पास तो सब कुछ है, भगवान अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो सबका दुख खत्म कर दो भाई, मेरा तो थोड़ा बहुत चलता भी रहेगा। तो मेरा भगवान के प्रति इस प्रकार का आस्था है, और मैं गरीबों में सेवा करना मेरा आस्था है। तो राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से चला आ रहा था, और कर दिया, सरकार की पहल हुई, कोर्ट में पेशी हुई, और जो आज़ादी के पहले का विवाद था उसको हम लोगों ने समाप्त किया, और देश की सरकार ने वो कामयाबी दिखाई। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का भी कुछ दूरी पर निर्माण हो रहा है, एक अच्छा निर्णय देश। करतारपुर कॉरिडोर जो कभी खुल नहीं रहा था पाकिस्तान के साथ, सिखों का एक स्थान जहां पूज्य स्थान था, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। ब्रू रियांग एग्रीमेंट जो त्रिपुरा हमेशा विवाद के घेरे में रहता, त्रिपुरा में पहली बार कम्युनिस्टों के 30 साल की बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, विप्लव हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री बने, बोडो अकॉर्ड फिर से किया गया और नॉर्थ ईस्ट में शांति लाई गई। और सबसे बड़ा था कि एंटी टेरर लॉ, ये भी कानून सरकार ने बनाया। पहले था कि सिर्फ संस्था ही आतंकवादी संस्थाएं कही जाती थी, लेकिन इस कानून के परिवर्तन से व्यक्ति भी आतंकवादी घोषित हो सकता है। तो आप देखेंगे कि एक प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का तय किया। अपने जीवन काल में हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ हम लोग कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे। कोविड की जो महामारी है, चीन से आया, चीन के बाद हम लोग भारत में उसका सामना करना शुरू किए। 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री पहली बार पहले दिन की बंदी की, पहला दिन की बंदी के बाद 25 तारीख को टोटल लॉकडाउन में गए। निर्णय गलत था कि सही था, लेकिन जो सरकारें, जो दुनिया की स्थिति थी, और आज मुझे लगता है कि अगर विश्लेषण करेंगे तो ये निर्णय सही माना गया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, लॉकडाउन का अवधि हुआ, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य था कि अगर 1.7 बिलियन लोग लॉकडाउन से यदि प्रभावित थे, तो उसमें से 1.3 बिलियन लोग लॉकडाउन जो पूरी दुनिया में हुआ था उसमें भारत के थे। तो इतने बड़े अर्थतंत्र पर पॉज बटन दबा देना, उसमें अर्थव्यवस्था को रोक लेना एक बड़ी चुनौती थी। और देश की सरकार ने पहली बार कर लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, और उसमें बहुत सारे रियायतें की गई। लगभग 8 करोड़ गैस के सिलेंडर्स बांटे गए, उसमें 3 महीने का राशन दिया गया, दलहन दिया गया। उसके बाद जो विधवा या विकलांग या बुजुर्ग थे उनके खाते में पैसा भिजवाया गया। एनडीएमए के फंड से राज्य सरकारों को पैसा दिया गया कि आप अपने यहाँ कैंप्स चलाएं, आप खाने की व्यवस्था करें, आप सुरक्षा की व्यवस्था करें। और उसमें फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बहुत सारे राशि बैंकों के माध्यम से दिया गया। एक लंबी सूची है जिसके माध्यम से कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस जो 51,000 करोड़ था, 31,000 करोड़ बचा था, उसे राज्य सरकारों को वर्कर में देने के निर्देश दिए गए। कई सारे निर्णय। उसके बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, क्योंकि राज्य सरकारों ने कहा कि हम विकास इत्यादि देख लेंगे, आर्थिक व्यवस्था देख लेंगे, पहले जान बचाना जरूरी है। और देश के प्रधानमंत्री ने सबकी सहमति से लॉकडाउन बढ़ाया। ये अब लॉकडाउन खुलने की स्थिति में है, लेकिन एक बहुत बड़ा चुनौती था कि पूरे भारत को बताना कि ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है। तो आज एक प्रकार से सबको पता है कि किस प्रकार से प्रिकॉशन लेना है, और सचमुच अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ अकेले हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा है, मुझे भी लगाना चाहिए, मेरा मास्क है मेरे पास। आप लोग मंच पर बैठे हैं, मास्क लगाना अति आवश्यक है, और सबको मास्क लगाना चाहिए। ये पहला सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहला नॉर्म है कि खुद को प्रोटेक्ट करें, और आपके कारण किसी और को संक्रामक ना फैले तो उसको आप करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, शायद बंद हो गया, चलेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का। मैं जानता हूँ ये काम कठिन है, क्योंकि
सबको लगता है कि हमको छोड़ करके सब दूसरे लोग बीमार पड़ेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। और फिर कोविड के दौरान देश की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। उसके बाद उसमें मैं सूची आप लोगों को लंबा पढ़ के सुना सकता हूँ। फार्म ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़, मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संशोधन किया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, ग्राम स्वराज की योजना लाई गई, और उसके बाद फ्री 8 करोड़ 30 लाख लोगों को ज्वाला से कनेक्शन दिया गया। कई सारे योजनाओं को उस समय सरकार ने घोषित किया। ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की। तो पहला पैकेज मूल रूप से जो हम लोगों के बीच में था, जो लगभग 26 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने घोषित किया, वो लगभग 1,70,000 करोड़ के अतिरिक्त था। वो पूरा का पूरा MSMEs को जो आज 3 लाख करोड़, जिसमें से 3,70,000 करोड़ लोगों तक MSMEs ने अभी तक पैसे उठा लिए हैं। और इसके अलावा 20,000 करोड़ जो NPAs हो रहे थे, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स बैंक के पास थे, उनके लिए फंड्स के लिए 50,000 करोड़। इस प्रकार से डिस्कॉम्स के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए 90,000 करोड़। देश में बैंक्स की स्थिति मजबूत बनाने के लिए मर्जर किया गया, जिसमें कस्टमर के प्रोडक्ट्स बढ़े। बैंक्स आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, और मैं देश के नेतृत्व से कहता हूं कि बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, और बैंक को और सुदृढ़ बनाना है, उसकी व्यवस्था, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, वहाँ टाइमली मिल जाए, वहाँ कर्मचारियों का अभाव ना हो। इसलिए सरकार ने बैंक्स का मर्जर शुरू किया है ताकि सुविधाएं बढ़ सके, मार्केट रीच बढ़ सके और उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ सके। हम लोगों ने कई सारे कानून बनाए। देश के बड़े बड़े कंपनियां पैसे लेके चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कांग्रेस के सरकार में लगभग 13 लाख करोड़ NPA हो गया था, उसे कम किया। आज लगभग 4 से 5 लाख करोड़ नेशनल एसेट, जो बैंकों का पैसा था, हम लोगों ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपया उन कंपनियों से वापस वसूल लिया है। 1 नेशन 1 टैक्स, GST, देखिए ये आने वाले पीढ़ियों के लिए कई सारे निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, और GST आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्णय है। फिनेंशियल इंक्लूजन, जो जनधन बोलते हैं, 33 करोड़ बैंक अकाउंट, जो सपना नहीं देखता था। गांव में मैं बैठता हूं, कहता हूं कि भाई कौन कौन सा कार्ड है, तो पहले वो आधार दिखाएगा, अपना जन वितरण का कार्ड दिखाएगा, आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाएगा। एक व्यक्ति था तो 6 भारत सरकार का कार्ड लेके मेरे पास आया, जिसमें जनधन का भी कार्ड था। मुद्रा एक ऐसी योजना है जिसके कार्यान्वयन में बैंकों से हम लोगों ने अनुरोध किया है और अच्छा पैसा लोगों के बीच में बटा है। जेम है, जिसमें सरकारी जो टेंडर होता था उसमें रेट निर्धारित करके जेम के पोर्टल के माध्यम से रखा गया ऑर्डर। उसमें लगभग अभी तक 43,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जेम में किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कहा जाता है कि देश के मानिकता, अगर देश को दुनिया की तुलना में अगर लाना है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि किस श्रेणी में है, जो विश्व के UN की तरफ से जारी होता है। उसमें 2014 में हम 142वें स्थान थे दुनिया में, वो घट करके हम लोग 63 स्थान पर। इसका मतलब भारत में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जिसके कारण BSNL और MTNL का मर्जर हुआ, अटल, इस प्रकार से कई सारी योजनाएं। अब आपका सरकार होगा कि बिहार में माइग्रेंट्स के बारे में, देखिए माइग्रेंट्स के बारे में हमें भी नहीं पता था और देश के किसी लोगों को नहीं पता था, और ये आप सब लोगों को फिर से समझना होगा। अगर फिर इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। लोग बहुत आंसू बहा रहे थे कि माइग्रेंट्स के साथ फलाना हुआ, माइग्रेंट्स के साथ ढिमका हुआ। तो अमीर राज्यों के पास ही जाके हमारे मजदूर काम कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली के पास नोएडा में हो, दिल्ली के पास गाज़ियाबाद में हो, या दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में हो, गुड़गांव में हो, पानीपत में हो, सोनीपत में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, या फिर बेंगलोर में हो, कर्नाटक में हो, या फिर केरला में हो, तिरुचूर में हो, तमिलनाडु में हो, आप पूरे भारतवर्ष में। तो कोई हमारे यहाँ से वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ रहा था। ये सब लोग वहाँ से वापस बिहार लौटना चाह रहे थे। उनको लगता था कि बड़े लोगों की बीमारी है, घर चल के, और सरकार ने सचमुच उनके राशन, और जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने कम से कम मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है, जितनी ईमानदारी के साथ, जन वितरण के दुकानदारों में कुछ कुछ रहता है, लेकिन फिर भी 80% लोगों ने जन वितरण में, जो दुकानदारों में जो खाद्य सामग्री जाना था वो पहुँचा, अच्छी तरह से पहुँचा। और आज जो गाँव लौटे तो वो मोटे तौर से उनको, देश में दुनिया की कोई सरकार नहीं होगी जो 80 करोड़ लोग, 800 मिलियन लोगों को राशन सीधा पहुंचाती हो। भारत की सरकार है और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। तो कई सारी योजनाएं। अब ये सवाल उठता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं,
एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, जो भारत का टैक्स कलेक्शन है, देश में 116 से के आसपास प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। ये लोग हैं जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के 8 शहरों में 80 लोग बैठते हैं जो प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और बाकी 70 लोग आसपास वो पूरे भारतवर्ष में। पूरे बिहार के लिए 2 प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर, इसका मतलब हमारे यहाँ कमाई नहीं है, हमारे उद्योग नहीं है। और मुंबई में 20 बैठते हैं, दिल्ली में 21 बैठते हैं, बेंगलोर में 16 बैठते हैं। तो इसी से अनुमान आपको लगे कि जहाँ पैसा ज़्यादा आता है वहीं कलेक्शन होता है। तो बिहार 13 करोड़ की आबादी में 2 इनकम टैक्स कमिश्नर, तो इसका मतलब है हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं और इसीलिए हमारे गरीब निकल करके वहाँ चले गए हैं। तो हम हमारे में हुनर है, हमारे अवसर पूरे भारतवर्ष में हैं, हमारी धरती में उर्वरकता है, हमारे में सोच है, हमारे में सपना है, हमारे दृष्टि है। लेकिन बिहार को तो हम तो बार बार कहते हैं कि बिहार के बिहारी जो वापस लौटे हम नहीं जाने देंगे उनको। और हमारी सरकार अगले चुनाव के बाद और इस चुनाव के पहले बड़ी नीतियां बनाएंगी, बिहार को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे समृद्ध प्रांत बनाना है, ये हम संकल्प लें। और जैसे कि मैं छोटे छोटे काम में लगता हूँ, अभी मैं निकाल के देख रहा था ढाका से पटना आने में कितना टाइम लगता है। तो मोटे तौर से ढाका से पटना आने में हमको लगता है 4.5 साढ़े 5 घंटा। सड़कें अच्छी हुई हैं। तो एक सड़क को मैंने स्वीकृति के रास्ते में डाला है। मुझे लगता है भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री सहमति दे देंगे। जो गांधी जेपी सेतु से उतरने के बाद सोनपुर से लेकर के सीधे डुमरिया घाट तक 82 किलोमीटर सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये मैं पिछले 5 साल से लगा हुआ था, और इस 82 किलोमीटर आपको तय करने में सुपर एक्सप्रेस से मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे। एक भी गांव का बाईपास नहीं होगा, एक भी गांव नहीं होगा, एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगा, और एक भी पुल नहीं होगा जिसके कारण रुकना पड़े। और 82 तो आप देख लीजिए, डुमरिया घाट से ढाका जाने में जो समय लगता हो वहाँ से भी रास्ता आगे बनेगा। तो इस प्रकार की कई योजनाएं अब बिहार सरकार में पिछले, देखिए आप लोग ढाका पहुँचते होंगे लेकिन जाने आने का रास्ता या तो हाजीपुर होगा या फिर सोनपुर की तरफ से होगा। तो छपरा में मैंने आप लोगों के लिए 2 और बिहार के मुख्यमंत्री और सुशील मोदी से बात करके, देश की सरकार से बात करके, एक तो जेपी सेतु पर पैरेलल पुल बनेगा, तो वो जो अभी रेलवे का पुल है उसके ऊपर से विकास का रास्ता है। और दूसरा दानापुर के पीछे से शेरपुर से दिगवारा के बीच में 5000 करोड़ का एक पुल हो रहा है। उसके बाद आप रेवा मकेर होकर के निकलना चाहें, जिस तरीके से जाना चाहें, हम आपको रास्ता दे रहे हैं। और मोतिहारी के विकास के लिए, पश्चिम और पूर्वी चंपारण के लिए, और वाल्मीकि नगर तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से पूरे उस नेपाल हमारा सीमा है, नेपाल की सीमा। बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ज़रूरत है और बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत है। नया पटना बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए पटना डूबने लगेगा, अभी पटना थोड़े दिन में डूब जाएगा और फिर उसके बाद खूब देश भर में लोग बिहारियों का मजाक उड़ाएंगे। मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, और माननीय मुख्यमंत्री इस काम में लगे हुए हैं। जो बिहार का मजाक उड़ाता है, हम तो देश के चैनल पर बैठ करके रोज़ बिहार के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हमको अपना सब कुछ ठीक करना होगा, और वो बिहार की सरकार ही कर सकती है। क्योंकि हमने सड़क बना लिया, पुल बना लिया, बिजली दे दिया, अब गति लाना है आर्थिक उद्योग का। पटना से लेकर के हम लोग ढाका तक चले जाते हैं, एक जगह भी धुआं नहीं दिखता है। हमें तो धुआं निकालना पड़ेगा, अपने लोगों को रोकना है। तो कल मैंने रात को स्मृति ईरानी से कहा, मैंने कहा बिहार में टेक्सटाइल पार्क, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके दर्जी क्यों बने? हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें, हमारे भाई सब जो जानते हैं, हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क बने। लॉजिस्टिक्स बनाइए, ट्रेन से ले जाइए, पोर्ट पर ले जाइए, पोर्ट किनारे लॉजिस्टिक पार्क क्यों बने? बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको बोर नहीं करना चाहूँगा, बताना भी, लेकिन बिहार अब बदलेगा। और बिहार के लिए चुनौती है, जो माइग्रेंट्स आए हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारी मंशा को समझते हैं, हम उसको पूरा करेंगे। अभी हाल फिलहाल कल परसों 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि साहब हम बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं इतने कम समय में कैसे रखूँ, ये समझ में नहीं आता है। अभी जो घोषणा हुआ है, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो बिहार में अगर देखा गया है तो सबसे ज़्यादा अगर लोग जो बिहार से निकल करके जिन जिलाओं से गए हैं, उसमें वो सूची हमारे पास लंबी चौड़ी सूची है, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लेकिन ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और बिहार की सरकार, अब देखिए जो अभी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है उसमें 32 जिला बिहार के हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 12 हैं। टोटल 116 जिला हैं जिसमें माइग्रेंट्स वापस लौट के गए हैं।
बिहार में 32 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, मध्य प्रदेश में 24 है, राजस्थान में 22 है, उड़ीसा में 4 है और झारखंड में 3 है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार तो आ ही जाता है टॉप में 32। तो इसका मतलब बिहार को ज़रूरत है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरत है, बिहार के विकास में ज़रूरत है। और ये तभी संभव है जब हम कंटिन्यूटी लाएं और हमारी सरकार बने। मैं जानता हूं कि इस चुनाव में पिछले बार सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, उसके बाद हम लोग सरकार में आए। इस बार हम लोग सीटों पर जो चुनाव लड़ेंगे वो आधा है। तो जीत अगर होगी, ये सरकार बनेगी, तो हम फिर उसमें हिस्सेदारी करके पहले विकास करेंगे और बिहार के रास्ते पर, बिहार के कितना मिनट हो गया, बिहार को आगे ले जा सकेंगे। तो अभी की योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री ने जो 50,000 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स के लिए क्या है, कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत भवन, 14th फाइनेंस कमीशन, कैटल शेड्स के लिए, गौशालाओं के, पोल्ट्री शेड्स के लिए, गोट शेड के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज। और ये सब बड़ी योजना है। एक तो इंटरनेट का ये जो BSNL और BBNL का नेट है, जो गांव-गांव तक पंचायत में नेट जा रहा है। मैं आपके माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, अपने यहाँ देश की सरकार 70,000 करोड़ लगा के एक एक पंचायत तक BSNL का, BBNL का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रही है। हम लगाते हैं, उसको दूसरा एजेंसी आके काटता है, फिर नल जल योजना वाला व्यक्ति आता है, वो उसको काटता है, फिर सड़क वाला काटता है, और ये सिलसिला चलता है। अंतोगत्वा उसमें पानी अगर उसके अंदर अगर इंटरनेट का कनेक्शन ना पहुँचे तो हम छूट जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेट की व्यवस्था उनके पास है, एक लैपटॉप है, तो महीने में 5-5 लाख रुपया से 10-10 लाख रुपया, कुछ लोग ऐसे हैं कि महीने में करोड़ का बिजनेस करते हैं सिर्फ नेट की व्यवस्था होने से। तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास मैथमेटिक्स है, हमारे पास हिंदी है, हमारे पास इतिहास है, हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे पास सब कुछ है बिहार का। तो हमें नेट दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, 24 घंटे बिजली दे दीजिए और कुछ उद्योग लगा दीजिए। देखिए पूरे दुनिया पर कैसे बिहार राज करेगा। चीन से हम लोग लड़ने की बात करते हैं, और चीन इसलिए नज़र नहीं दिखाता है भारत को या दुनिया को कि उसकी मिलिट्री ताकत है। भूल जाइए, चीन के पास कोई ऐसा मिलिट्री ताकत नहीं है, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अगर फौज में है तो भारत है। इसलिए हम लोग कहीं नहीं डरते हैं। डोकलाम की ये गलवान वैली के बारे में जो जिस प्रकार से भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की फौज को चुनौती दे रहे हैं। और जब एक बार देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एक भी पोस्ट नहीं गया है, एक भी इंच जमीन नहीं गया है, तो राहुल गांधी का लगता है उन लोगों का कोई साठ गांठ है, क्योंकि देश में चाइना का कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जो टेलीविजन पर आते हैं तो लगता है कि वो चीन के प्रवक्ता हैं और उनको बड़ा मजा आता है चीन का पक्ष रखने में। तो फिर भी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, याद रखिएगा आप लोग, कोई अगर पूछता है कि चीन में क्या कर रहे हो, तो ये सवाल आपको चुनाव के दौरान आएगा कि चीन में आप सब क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ यही कहिएगा कि उरी में जब 2017 में जो उरी की घटना हुई थी और हमारे कैंप में घुस करके आतंकवादियों ने मारा था, तो हम लोगों ने उसके तुरंत बाद उरी में जाके सर्जिकल स्ट्राइक दी। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, उसमें 44 CRPF के जवान मारे गए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था व्यर्थ नहीं जाएगा, और 26 फरवरी को बालाकोट में जा करके उनके आतंकवादियों को कैंप को धराशायी होगा। और इस बार भी जब चीन घुसा है, तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हमारे देश के होनहार सिपाहियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, हमें कमज़ोर मत समझो, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चीन आंखें इसलिए नहीं दिखाता है कि चीन के पास बहुत ताकत है, हम उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं। चीन इसलिए आंखें दिखाता है कि पूरी दुनिया पर उसने आर्थिक ताकत बना ली है। और देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनना है, उसका मतलब है चीन को चुनौती तब से देना है और बड़े तौर पर देना है। उसी तरह से बिहार को भी आत्मनिर्भर बनना है, और बिहार को यदि आत्मनिर्भर बनना है तो हम सब लोग को एक मिलकर के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको नई दिशा से सोचना होगा, नया बिहार का। और हमें विश्वास है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और जो सबल नेतृत्व है बिहार में, वो सब मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। और भी कई सारे विषय हैं, लेकिन मुझे कहा गया था कि 30 से 35 मिनट में आपको बात समाप्त करनी है। संवाद दो तरफा नहीं कर पाएंगे। अगर मुझसे सवाल कुछ पूछे जाते तो मैं करता, लेकिन बिहार की तस्वीर बदलनी है। बिहार में फिर से एक बहुमत की सरकार हम सब लोगों को बनाना है। आप सब लोगों के, मैं नहीं जानता हूं कि किनको कहां से टिकट मिलेगा, मैं उस व्यवस्था का पार्ट नहीं हूं। डॉक्टर संजय जायसवाल जानते होंगे, राधा मोहन बाबू सीनियर हैं, वो जानते होंगे। मैं इन सब चीज़ों में बिहार में मेरी भागीदारी नहीं हो पाती है, लेकिन मुझे अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। और मुझे ये भरोसा है, मुझे लगता है कि इस माध्यम से सारण के भी बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म देती है कि आप लोगों तक आए। ये मेरा दूसरा संवाद है, इसके पहले बांका का हुआ था। तो मैं आस्ते आस्ते ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दर्शक का रिस्पांस नहीं दिखने की स्थिति में ये बताना कि हमको क्या बोलना है बड़ा कठिन है। और इस बार हम एक एक सीट पर जीतेंगे, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे पूरा करेंगे। और हमारी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, सिद्धांत वाली पार्टी है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। और इस व्यवस्था के साथ चलने के लिए हम एक विकास के मार्ग पर बिहार को लेके जाएंगे। आप सब लोग पिछले 40 मिनट से मुझे सुन रहे हैं। बहुत सारे विषयों पर मैं अलग अलग तर्क देना चाहूँगा, लेकिन शायद समय छोटा पड़ेगा। आप लोग जितने लोग गांव-गांव में, ढाका के गांव-गांव में मेरी बात सुन रहे हैं, भरोसा रखिए अपने नेतृत्व पर, अपने आप पर भरोसा रखिए, और हम निकल जाएंगे इस रेस में। बिहार आगे बढ़ेगा और नए सिरे से बिहार को निर्माण करने के लिए हम सब लोग लग गए हैं। विशेष करके जब 50 लाख माइग्रेंट लेबर्स वापस लौटे हैं तो उनका ख्याल करना, उनको रोजगार देना, और जब जाएं तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाएं। मेरे यहाँ 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन मेरे साथ कराया है। मैं उन सबको खबर कर रहा हूँ, जाइए तो पहले हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि बीमार पड़ते हैं तब कुछ भी होता है तो हम लोग ख्याल करते हैं। तो आप हमसे ज़रूर बात कीजिए, हम आपसे निःशुल्क कोई सेवा का नहीं, कोई कुछ शुल्क नहीं लेंगे। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, आप लोग सब कभी भी अगर छपड़ा से गुजरे और कोई बात हो जाए, किसी बगल के खेत में आग लगा हुआ दिखे आपको, कोई लगे, तो आप मेरे कंट्रोल रूम जो छपड़ा का है 1800-3456222, 70,000 कॉल आए हैं हमारे पास कोविड के दौरान, और सबको अटेंड किया गया। पूरे देश में व्यवस्था की गई, भाजपा की व्यवस्था थी, देश के प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी, अमित शाह जी की व्यवस्था थी। बहुत अच्छा से कोशिश किया गया, लेकिन हर कुछ पूरा नहीं हो सकता है, बहुत कमियां रह जाती हैं कि ये त्रासदी है। अब बरसात का समय है, अब बाढ़ से जूझेंगे। पहले कोविड एक नया महाशय आ गया हम लोग के जीवन में, जो हम लोगों के पूरे सिस्टम को उलट फेर कर दिया। अब इसके बाद बाढ़ से जूझेंगे, उसके बाद चुनाव का माहौल होगा, बहुत कठिन होता है। और गांव में रहने वाले के जीवन, भले वो मानसिक रूप से ठीक हो, लेकिन जीवन कठिन होता है। और किसान कभी अमीर नहीं होता है। हम भी आजकल खूब खेती कर रहे हैं, और जब भी हम हिसाब जोड़ते हैं तो हम घाटे में चले जाते हैं। तो हमको लगता है कि दुनिया भर के किसानों की हालत एक ही है, चाहे अमेरिका का हो, यूरोप का हो, छपड़ा का हो, ढाका का हो। किसान कभी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको नहीं मिलता। इसलिए हमारे एमएसपी बढ़ाया है। फिर भी हमें और पैसा चाहिए। हम तो सरसों की खेती हो, धान का खेती हो, गेहूँ का खेती हो, शहद पालन बड़े पैमाने करते हैं, आम, लीची, सब आजकल खूब मन लगता है। कभी आइए गांव पर, मेरे अमनौर मेरा घर हुआ, आप लोग आइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। 24 घंटे बिजली, इंटरनेट, सड़क, आपको एक मॉडल जगह छपड़ा में हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि आपके सांसद, आपके सब लोग भी उसी तरह से काम, बिहार को उसी नक्शे पर ले जाना है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का आभार कि मुझे ये प्लेटफॉर्म, ये दूसरा सभा है जो मैंने संबोधित किया। पता नहीं कितनी स्पष्टता उस तरफ है, कितना इको है, कितनी स्पष्टता है, मुझे नहीं पता। तो जो लोग गांव में बैठे हैं, बारिश अगर हो रहा है तो बारिश के माहौल में, बाहर कोई अगर गाड़ी में इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं तो उनको, जो महिलाएं घर में हैं, जो खाना पका करके खाना खाने का समय हो रहा है सबका, जो छोटी छोटी लड़कियां जो पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा मीडियम। और बिहार भारतीय जनता पार्टी को, राजेश वर्मा जी को, बिहार की नागेंद्र जी को, बिहार की पूरी टीम को, इतना अच्छा आप लोगों ने व्यवस्था किया है। और मुझे लगता है कि हम सब बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई इतना समय देने के लिए। और देश की सरकार, नड्डा साहब प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, सब लोगों की तरफ से, राधा मोहन सिंह जी की तरफ से, डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से, आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।